25 दिसंबर सुशासन दिवस। इस दिन का महत्व तो बहुत वर्षों से और मैं सदियों से भी कह सकता हूं, किसी न किसी रूप में इस दिवस को लोग याद करते हैं। लेकिन पिछले 9 वर्ष से, अभी ये 10वां वर्ष भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि सबसे पहला सुशासन दिवस हमने 25 दिसंबर 2014 के दिन ये मनाया था। इस दिन का महत्व जैसे क्रिसमस दिवस इस नाते से तो बहुत सदियों से, जैसे मैंने बताया, चलता आ रहा है। इसी दिन अपने देश के बहुआयामी व्यक्तित्व, एक नेता जिन्होंने आजादी के संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, महामना मदन मोहन मालवीय, उनका जन्मदिन भी इसी दिन होता है। हम उनको याद करते हैं। मदन मोहन मालवीय के बारे में समाज सेवा के कई किस्से हैं। एक किस्सा ऐसा कहते हैं कि सामाजिक कामों में बहुत तत्पर रहते थे। समाज के जितने धनी और संपन्न व्यक्ति होते थे, उनसे समाज सेवार्थ कुछ साधन धन इकट्ठा करना, तो इसमें वो माहिर थे। उनके नाम को मदन मोहन मालवीय अर्थात MMM, बहुत लोग उस समय उनके नाम की व्याख्या करते थे मनी मेकिंग मशीन। एक बार जब अवसर हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, तो उस समय उन्हीं के जिम्मे लगा कि 1 करोड़ रुपया एकत्र करना है। अब उस समय अर्ली 20th सेंचुरी, 1920 के आसपास की बात है। 1 करोड़ रुपया बहुत होता था। इकट्ठा करते हुए और उस समय हैदराबाद के निजाम के पास पहुंच गया कि मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए चंदा चाहिए। अब हैदराबाद निजाम ने कहा कि तो हिंदुओं की यूनिवर्सिटी है, मुझे क्यों देना है? वो मुस्लिम थे। उनका नहीं, ये शिक्षा का काम है, हर किसी को देना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। वापस आने लगे तो जो राजमहल का दरबारी था, उस दरबारी को कहा कि ऐसा बताइए, इस नवाब की, जो बादशाह उस समय का निजाम जिसको कह रहे हैं, इनकी कोई व्यक्तिगत चीज नई पुरानी कोई फेंक रखी हो, कहीं टूटी फूटी पड़ी है क्या? मैं बड़ा इनका प्रशंसक हूं, मुझे कोई चीज इनकी मिल जाए, मैं अपने साथ संभाल के रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा साहब और तो कुछ नहीं, निजाम की टूटी जूती पड़ी है, आप ये ले जा सकते हैं, हमारे तो बेकार है। तो उन्होंने उस जूती को उठाया और शाम को मुनादी करा करके शहर में कहा कि निजाम की पुरानी जूती नीलाम के योग्य है, ये नीलामी होगी, जो कोई लेना चाहे आके ले जाए, और इसका जो पैसा मिलेगा वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में काम आएगा। मुनादी हो गई। निजाम को पता लगा। निजाम ने कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देखिए, मेरा तो काम विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्र करना है, जैसे भी हो जाए मेरा वही तरीका है, मैं तो और कुछ करना जानता नहीं, यही जानता हूं। कहा नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मैं पैसे ले जाओ, मेरी जूती वापस लाओ। ऐसे मदन मोहन मालवीय बहुत काम किए उन्होंने। खैर, उनका जन्म दिवस, उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में सुशासन की नींव डाली, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो स्वर्णिम चतुर्भुज की चर्चा होती है सड़कों की, कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगनली भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए, तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी।
जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है, सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। कहीं ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं, वर्षा में बाढ़ आ जाती है और उसी समय में देश के कुछ इलाके जिसमें सूखा पड़ रहा होता, तो पानी एक तरफ विनाश कर रहा है, एक तरफ पानी की कमी के कारण से हम समस्या को झेल रहे हैं, तो क्यों नहीं देश की नदियों को जोड़ा जाए। ये कार्यक्रम भी उस समय की कल्पना है। हालांकि इसमें योजनाएं बन रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा सफलता शायद अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, इस ओर भी बढ़ रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के नाते से उनका जो सोच, देश की एकता, अखंडता, देश की सामान्य समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का एक हिस्सा रहा है। उनका भी जन्मदिन आज उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को सुशासन का नाम देकर और सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जाए, ये बहुत बड़ी पहल की। हमने भी जब सबसे पहला सुशासन दिवस मनाया था, यही पंचकुला में मनाया था, उस समय तो लगता था लोगों को कि एक जैसे बाकी कार्यक्रम होते हैं, कार्य दिवस के नाम से उसको स्मरण कर लिया, याद कर लिया, कुछ होना आना जाना तो है नहीं। और उस पहले दिवस के समय पर बहुत सी शंकाएं थी, लेकिन कम से कम एक इच्छा शक्ति के रूप में हमने उसको शुरू करवाया था, किया था। उसके लिए मन में एक धैर्य भी रखा था कि एकदम एक दिन होने वाला नहीं है, ये बहुत सहज होगा। जिस सीएम विंडो का उस दिन हमने लॉन्चिंग की थी, उस सीएम विंडो पर इस समय तक लगभग 11 लाख, 11.5 लाख ऐसी एप्लीकेशन आई हैं। अब ये 11.5 लाख लोगों की एप्लीकेशन उनके घर बैठे या उनके जिला के अंदर, ब्लॉक के अंदर, एसडीएम हेडक्वार्टर पर हमने वहां से ले ली, हमारे पास आ गई। अगर ये नहीं होती तो ये सारे 11.5 लाख लोग चल करके हमारे कार्यालयों में आ रहे होते। वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में आते, वो चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में आते, वो हमारे मंत्रियों के कार्यालय में आते, हमारे विधायकों के घरों पर जाते, हमारे सांसदों के यहां भी पहुंचते। केंद्र की समस्याओं को लेकर भी बहुत सी आज बातें उन्होंने लिखी हैं, हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। यहां आकर के कई कई दिन रुकते, उनका खर्चा होता, समय बर्बाद होता, मानसिक तनाव अलग होता। मैं ये नहीं कहता कि सभी 11.5 लाख का परिणाम ऐसा निकला होगा कि सामने वाले की इच्छा के हिसाब से उनको मिला होगा, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ करने में सब लोगों ने, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे जितने भी सहायक संस्थाएं हैं, सब ने अपना काम किया है। तो एक मैं कह सकता हूं कि ऐसी चीजों को और हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सुशासन दिवस ये हम कर रहे हैं। अब कर तो हम रहे हैं, बहुत से कार्यक्रम हमने चलाए हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, आज भी कुछ चीजें आगे की हैं। लेकिन अगर कोई पूछे तो क्या ये सुशासन का काम पूरा हो गया क्या? मेरा कहना है कि मेरी शुरुआत अच्छी है, हम बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं। आज जो वातावरण 2014 में था, जिसके कारण से लोगों को उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिलकर जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन क्या काम पूरा हो गया है? मैं कहूंगा अभी नहीं, बहुत कुछ करना अभी शेष है। कोई कहेगा कब तक पूरा होगा? अब इसके बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं बताया जा सकता। उत्तर बताने के लिए एक छोटी कहानी मुझे ध्यान आ रही है कि 2 नौजवान वो पैदल जा रहे थे, किसी गांव में उनको पहुंचना था, कोई उनका गंतव्य स्थान था। रास्ते में उनको एक बुजुर्ग मिला। उस बुजुर्ग को पूछा, हमें अमुक गांव में जाना है, उस गांव में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? अब बुजुर्ग चुप रहा। नौजवान सोच रहे थे कि उत्तर मिलेगा।
कुछ मिनटों के बाद फिर से पूछा, कुछ क्षणों के बाद नौजवानों ने, कि बाबा हमें उस गांव में जाना है, कितना समय मिलेगा? तो फिर भी चुप रहा। उन्होंने सोचा कि इस बाबा को ऊंचा सुनता होगा, हमारी बात को समझ नहीं पा रहा। उन्होंने जोर से बोला कि बाबा उस गांव में जाने में कितना समय लगेगा? फिर भी नहीं बोला। इशारे से कहा जाओ जाओ। लोगों ने समझा पागल पागल है, इसको कुछ जवाब नहीं देता, हाँ करे ना करे, कुछ बोले, कुछ नहीं बोला, टाल दिया। और नौजवान चल पड़े तो कोई 100-150 कदम जाने के बाद ये बाबा उनको देख रहा था। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने जोर से आवाज लगाई कि मानो 1 घंटा लगेगा। ये पूछे मुड़कर देख रहे हैं कि पहले जवाब नहीं दिया, अब हम इतनी दूर चले गए, अब हमें पीछे से बोल रहा कि 1 घंटा लगेगा। इनके मन में उत्सुकता हुई, वापस मुड़ के आ गए। बाबा हमने आपसे 2 बार 3 बार पूछा कि आप कितनी देर लगेगी, आपने उस समय तो कहा नहीं, और जब हम दूर जा चुके हैं आप करोगे 1 घंटा लगेगा। कि देखो बच्चों, जब तुमने पूछा था मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारी गति क्या है, और जब चल के तुम 150 कदम जा चुके हो तो मुझे पता लग गया, मैं देख रहा तुम्हारी गति क्या है। तुम्हारी गति के हिसाब से टाइम तय होगा कि कितना समय लगेगा। मित्रों, सुशासन के वो सब लक्ष्य हमको पूरे करने हैं, लेकिन समय कितना लगेगा ये निर्भर करता हमारी गति पर। तो हमको गति बढ़ानी होगी, और गति बढ़ा करके जब हम चलेंगे तो अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। दिशा हमको पता है किधर जाना है, लेकिन गति अभी हमारी जितनी बननी चाहिए उतनी सबकी नहीं बनी है। कुछ विभागों की, कुछ यानी हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की गति बन रही है, पकड़ रहे हैं उस गति को, और उसी के कारण से कौन कितना काम करेगा, किस गति से करेगा, इस परिणाम को लाएगा। तो हमने 25 दिसंबर को एक योजना बना करके कि ऐसे सब कर्मचारी अधिकारियों को, यद्यपि उसमें जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं उनको तो हमने कहा कि ये प्रेरणा देने वाले हैं, ये इंजन है, तो कभी इंजन के लिए वो नहीं तय किया जाता, उसका जो सफलता का परिणाम के नाते से जिम्मेवारी होती है बाकी सब लोगों की, जिसको सहयोग करते हैं। तो इस परिणाम का पारितोषिक ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सबको मिलेगा, क्योंकि बाकी सब आपके जो सहयोगी हैं उनकी गति के मिला के आपकी गति बनेगी। तो इस गति को आगे बढ़ाने के लिए हमको अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी जगह पर अपने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा, और निश्चित रूप से ये जो प्रयास है परिवर्तन का, ये प्रयास हमारा सफल होगा, ये उद्देश्य हमारा सफल होगा। हम देखते रहे हैं कि हमारे जितने भी व्यक्ति, चाहे वो समाज के व्यक्ति हो चाहे कर्मचारी हो, बहुत तरह की समस्याएं वो झेलते थे। कर्मचारियों की मैं बात करूं तो उनकी ट्रांसफर है, उनकी पोस्टिंग है, उनकी प्रमोशन है, इसमें ही सबको भरोसा नहीं होता था कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिनके हाथ में ये सूत्र है उनको अपनी स्वैच्छिक अधिकार, उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत होती हैं। किसी को भी प्रशासनिक आधार पर इसका ट्रांसफर करना तो उसका ट्रांसफर कर दिया, दंडित करना उसको दंडित कर दिया। बाद में फिर उनकी अपील शुरू होती है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते दंड भी हो जाता है, फिर उनको सहानुभूति पर विचार करके उनको छूट देने की बात ये चल पड़ती है। स्थान कौन सा मिलना चाहिए उसमें भी सिफारिशें चलती हैं। प्रमोशन किसकी होगी वो भी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से हम करते रहते हैं। लेकिन अब इसके सिस्टम जब से बने हैं, मुझे ध्यान है कि जब ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी हमने पहली बार लागू की तो 93% पर्सन्स वर हैप्पी विद दैट ड्राइव, कि जो अपने पहले दूसरे स्थान के ऊपर पहुंच गए थे। 93% टीचर्स सेटिस्फेक्शन लेवल उसमें से पता लगता है। तो ऐसा कर्मचारियों के लिए ये सब किए, ये तो पुराने कर्मचारियों के लिए। और जब नई भर्ती की उसका भी क्या हाल था, सीधा से लोग
बोलते थे नौकरियां बिकती हैं, जो पर्ची खर्ची का शब्द प्रयोग किया, जिसके कारण से उसको समाज ने स्वीकारा कि हाँ, पर्ची खर्ची के कारण से ही बर्बादी हुई है, अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती है, मेरिट के ऊपर सबकी भर्तियां होती हैं, ग्रुप सी और डी इसके इंटरव्यू खत्म किए, क्योंकि इंटरव्यू में खेल बहुत होते हैं। और ऐसा भी हुआ कि लिखित परीक्षा को साइड में कर दिया, केवल इंटरव्यू के आधार पर नौकरियां ले ली गई। अब इंटरव्यू तो अपने हाथ में आदमी के, जिसको चाहे उसको दे, जिसको नहीं चाहे उसको नहीं दे। लिखित में सामने वाले की कुछ योग्यता पता लगती है, उसके बिना ही कर दिया गया। एक परीक्षा और एक इंटरव्यू, उसका तो ऐसा नियम बनाया गया है जिसके अंदर उसको एलिजिबिलिटी अलग अलग कर दी कि उसमें लिखित में भी उसको इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे और इंटरव्यू में इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे। भाई अगर दोनों को मिला दोगे, लिखित तो उसके हाथ में, इंटरव्यू तो उसके हाथ में है नहीं, इंटरव्यू तो जिसने लगाना उसके हाथ में है, दोनों का अगर करेगा तो लिखित तो बेकार हो गया। फिर कुछ अधिकारी इस मेरे विषय को समझ गए होंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, मेरी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन ऐसा भी खेल हो रहा है, अभी भी हो रहा है। इसमें से बाहर करने के लिए हमने इन सब बातों को किया है। मुझे खुशी है कि सुशासन के इन सारे कामों के माध्यम से लाभ हो रहा है। सुशासन की योजनाएं, उसका उद्देश्य लोगों के समय को बचाना, साधनों को बचाना, और विशेष तौर पर एक जो भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ है, केवल अपने प्रदेश में ऐसा नहीं है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, दुनिया में भी है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, लेकिन व्यक्ति दुखी बहुत होता है जिसके हाथ बीतती है। और मेरा और मानना है कि भ्रष्टाचार का सीधा सीधा प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार का अगर प्रभाव पड़ता तो जो छोटा व्यक्ति है, लास्ट पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, गरीब है, पीड़ित है, साधनों के ऊपर जिसका पहला अधिकार ऐसा मानते हैं, साधन अगर कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे भ्रष्टाचार के कारण से तो अधिकार उसका समाप्त होगा। इस भ्रष्टाचार के ऊपर भी चोट लगती है और हरियाणा में बहुत सी चीजें बदली हैं, उसमें आप सब साक्षी हैं। हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हुए हैं। ई गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। तो इस गुड गवर्नेंस के नाते से चाहे वो जनता के लिए हो और चाहे हमारे कर्मचारियों के लिए काम करने के प्लेटफॉर्म हो, ऑफिस हो, उसमें भी हमने किया है। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नई बात ध्यान में आती है कि ये कहीं ना कहीं रह गई है, कमी रह गई है। सीएम के साथ नजदीकी से जुड़े हुए जो लोग हैं, सेक्रेटरी लेवल के सब लोग या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम इस लेवल के सब लोग, हमारे ओएसडीज, हर दिन कोई नई बात आती है। और मुझे, मेरी आदत है कि जिस दिन भी कोई नई बात ध्यान में आए, लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, रात को सोते हुए ध्यान में आई तो सुबह पहला फोन में कर देता हूं कि ये समस्या है, इसका हल निकालो, कैसे निकालोगे। जनता से समस्या आएगी, हमको ध्यान आएगा, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इनका काम है। हेतु है जन सेवा, जनता का हित, ये हेतु है। आखिर हम किस लिए बने हैं? सरकारें कोई ऐसा नहीं है कि ये 4-5 लाख जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, इनके परिवारों को पालना ये सरकार का उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं है। हम तो माध्यम हैं। हम तो इन सारी योजनाओं को, जनसेवा की बातों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के टूल्स हैं, हम साधन हैं। तो हमें अपनी भूमिका उस नाते से निभानी चाहिए। और भूमिका तभी हम निभा सकते हैं जब हमारे सामने टारगेट स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है कि आखिर क्यों करना, समाज की सेवा का काम क्यों करना है। वो इसलिए करना है कि जैसे हमने घर परिवार के अंदर सदस्यों के साथ हमारी भूमिका होती है, मेरा भाई है, माता पिता है, बहन है, बेटा बेटी, पत्नी, सब हैं, हम कुछ काम उनके लिए करते हैं। अब उसको हम सेवा कहें, कर्तव्य कहें, कुछ भी कहें, हमारा दायित्व है। समाज के साथ भी वैसा ही संबंध जोड़ना पड़ेगा। ये समाज में हम अलग हैं और समाज के लोग अलग हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग शायद ये करते हैं कि हम तो इसलिए करते हैं कि सरकार हमको तनख्वाह देती है, हमारी
नौकरी पक्की है, पक्की नौकरी में हमको एक बदले में कॉन्ट्रैक्ट में हम करते हैं, कितना पैसा मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो दायित्व है सरकार का कि ठीक है, जो काम पूरा समय लगा के करेंगे तो उनका जीवन यापन कराना ही सरकार का काम है, लेकिन बदले में हम सेवा का व्रत लेकर के करेंगे, और तभी होगा जब मन के अंदर एक धारणा बनेगी, क्या अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, इस दायरे में अगर रहेंगे तो इस सोच से हम जनता की सेवा नहीं कर सकते। ये पूरा विश्व एक कुटुंब है, हम विश्व की बात छोड़ दें, देश की बात छोड़ दें, हरियाणा जिसके लिए हमने काम करना उसी की सोच लें कि 2,80,00,000 लोगों का ये हमारा परिवार है। इस परिवार में जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना ये हमारा काम है। इस काम को करने के लिए अगर उसके साथ हम संबंध जोड़ेंगे कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, तभी जाकर के हम काम को कर पाएंगे। योजना हमने बहुत चलाई हैं, कुछ योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन मैं कम से कम 50 योजनाएं आज बैठे हुए मैं लिख रहा था तो 50 योजना ऐसी मुझे टिप्स पर याद हुई। कितनी ऐसी होंगी शायद याद भी नहीं आती हैं। जब हर विभाग की योजनाओं को देखने लगते तो बहुत है। बड़ा संक्षेप में ऑनलाइन स्थानांतरण की मैंने बात की, अंत्योदय सरल पोर्टल की चर्चा आई, डीबीटी की भी चर्चा आई है, पढ़ी लिखी पंचायतें अभी किसी और प्रदेश ने नहीं किया, सबसे पहले हमने किया, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के किया, आज सब सराहना करते हैं, बाकी प्रदेश भी लग गए इस तरफ। फिर हमने रिमांड की प्रथा ये खत्म कराई, नहीं तो लिटिगेशन के मामले में सांप सीढ़ी का खेल पटवारी से शुरू होता है, एफसीआर तक पहुंचता है, और कहीं भी बीच में किसी के मन में आया कि नहीं ये मुझे केस समझ में आया नहीं, यार ठीक से फिर से करके भेजो, रिमांडेड टू पटवारी अगेन। फिर वो पटवारी चलता है तो फिर नीचे से चलते चलते ऊपर चलते चलते बीच में फिर एक आध बार फिर रिमांड हो जाता है। अगर 2-3 बार रिमांड हो जाए और 6-6 महीने से पहले हम तारीख लगाते नहीं है तो 20 साल निकल जाते हैं, और 15-20 साल के बाद उसको निर्णय हो ना हो, न्याय उसको मिला न मिले, डिलेड जस्टिस इज नॉट, क्या बोलते हैं, डिनाइड। वो जस्टिस तो इसका अंदर कोई अर्थ नहीं उसका। एक पीढ़ी की समस्या है, उस पीढ़ी को कुछ मिला नहीं, अगली पीढ़ी को मिले ना मिले उसको क्या लेना देना। तो ये रिमांड की प्रथा हमने खत्म की। सी विंडो की बात मैंने की है, रजिस्ट्रेशन, ई रजिस्ट्रेशन का काम हमने शुरू किया। नौकरी जो हमने दी है टैलेंट के ऊपर, उसकी मेरिट के ऊपर, नौकरियां लेने के लिए हर फार्म अलग से भरना पड़ता था, उसने सिंगल हमने रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया, और फिर साथ में सीईटी ये शुरू किया है। हालांकि सीईटी के परिणाम भी निकलने बाकी हैं, लेकिन फिर भी लागू किया है कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके आधार पर युवकों को एक संतोष की भावना गई है कि हमको कम से कम एक बार 3 साल में फार्म भर दिया, एक ग्रुप डी का अगर पेपर दे दिया है तो जब कभी नौकरी मिलनी होगी उसमें से मिल जाएगी। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए हमने HKRN को शुरू किया। कल मैंने बात की उनसे, लगभग 20,000 लोग ऐसे थे जो मेरे शनिवार की जैसे बात होती, कल संयोग से शनिवार नहीं कर पाया था तो रविवार ही कल हमने किया वो कार्यक्रम, तो 20,000 लोग, उनमें जितने लोगों से बात की सबके मन पर संतोष का भाव था कि ठेकेदारों से बाहर निकले, हमारा जो शोषण होता था उससे बचाव हो गया। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हमारी बन गई है, हालांकि इसको अभी चालू करने में कुछ काम हुआ है, कुछ और होगा। पीडीएस की दुकानों के ऊपर हमने जैसा पीडीएस का सिस्टम शुरू किया, हालांकि केंद्र की योजना है, देश में कहीं भी कोई व्यक्ति परिवार किसी भी जगह जाके राशन ले सकता है, और उसमें जो भ्रष्टाचार पीडीएस की दुकानों पर होता था उसके ऊपर काफी कंट्रोल लगा। रवन्ना स्कीम माइंस के अंदर यही बहुत बड़ा खेल है। बहुत परेशान हो रहे हैं लोग कि ये सिस्टम आपने शुरू कर दिया, हमारी चोरी बंद हो गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने दुर्गा शक्ति ऐप ये शुरू किया, ग्राम दर्शन पोर्टल। आज गांव का नागरिक, कोई भी नागरिक या शहर का कोई नागरिक
अपने अपने ऐप पर जाकर के अपनी समस्या, डिमांड, शिकायत सब लिख सकता है। ग्राम दर्शन पोर्टल हो, शहरी दर्शन पोर्टल हो, नगर दर्शन पोर्टल, ताकि सीधी उसकी बात हमारे तक आती है, उसको लाभ मिल रहे हैं। ई ऑफिस कुछ विभागों ने शुरू किया है। योजना तो अपनी यह है कि हर एक विभाग ई ऑफिस पर आए, कोई फिजिकल फाइल चलनी नहीं चाहिए। अब कुछ बातें जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि अभी शेष है, उस पर हम सबको सोचना है। और सोच तो कहीं से भी अच्छी चीज की शुरू हो सकती है, कहीं बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए भी कोई भी व्यक्ति सुझाव दे सकता है। तो ऐसे ई ऑफिस को शुरू करना है। और जो सबसे बड़ी चर्चा जिसकी हुई, समाज में परिवार पहचान पत्र का जो प्रभाव, अब ये भी एक ऐसा कार्यक्रम है देश और दुनिया में और किसी ने शुरू नहीं किया। हरियाणा इज द ओनली स्टेट वेयर पीपीपी हैज बीन इंप्लीमेंटेड। हरियाणा इज द ओनली स्टेट। बहुत शंकाएं इसके बारे में जाहिर की जा रही हैं। कोर्ट से भी थोड़ा सा हमको सचेत होकर रहना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए कहीं कोर्ट में जाकर के कोई इसको, हालांकि बहुत चीजें हमने सावधानी से की हैं। किसी की कोई निजता के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर आने वाला नहीं है, केवल उसकी सेवाएं उसको दी जाए। सरकार अपने दायरे में सारी सूचना रखती है, सर्विसेज कौन कौन सी दी जाएंगी उसका उपयोग किया जाएगा। एक बार सर्वे करके डाटा ठीक से इकट्ठा करना, फिर इसको ऑटो अपडेशन पर लाकर सब सेवाएं उसको देना। कुछ कठिनाइयां आई हैं सर्वे के अंदर, लेकिन वो प्राय ठीक होती जा रही है। बहुत छोटे लेवल पर जिसको कह सकते हैं शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन हर दिन उसकी चर्चा भी मैं करता हूं। मुझे आज ही सुबह एक जानकारी मिली कि सेवा देने में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर मिलना है, वो परिवार को जब मिलना है जिसके पास नहीं है, तो मुझे बताया गया कि इस योजना के अंदर लिखा हुआ है कि अगर परिवार में 2 अडल्ट नहीं हैं तो उसको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। मैंने कहा यह तो उचित नहीं है। आखिर मानो कोई विधवा बहन जिसके 2 छोटे बच्चे हों, अब उसको बच्चों को पालना है, अकेली है, अब उसके 2 अडल्ट नहीं है, तो क्या उसको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा? हमको इन योजनाओं के नियम बनाते समय कुछ संवेदनशीलता रख करके बनानी होंगी, ताकि किसी की तकलीफ है उसको हम समझ करके योजनाएं बनाएं। हाँ, उसका दुरुपयोग कोई कर रहा है तो योजना उसकी भी बननी चाहिए कि उसका दुरुपयोग कोई ना कर सके। बहुत ऐसे रास्ते हैं जिनको हम चेक लगा सकते हैं। घर बैठे बीपीएल के कार्ड बनाना, घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन, घर बैठे दिव्यांग पेंशन, घर बैठे चिरायु कार्ड, ये सब चीजें परिवार पहचान पत्र के कारण से ही संभव हो पाई हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ये सौभाग्य है हम सबका कि जब हमने लाल डोरा मुक्त गांव की योजना बनाई, उसके बाद योजना प्रधानमंत्री जी को जैसे हम लोगों ने प्रकटीकरण किया, मुख्यमंत्रियों को बताया जाता कि आप कोई ना कोई अपने प्रदेश की एक योजना का वर्णन करो। तो जब उनको वर्णन किया, उनको अच्छा लगा और सारे देश भर में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से इसको लागू कर दिया। साथ ही हमने शहरी स्वामित्व योजना ये भी लागू की। कई पीढ़ियों पहले लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी से लीज पर दुकान ले ली, आज उन स्थानों पर हम छुड़वा भी नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा किराया आता है। तो योजना बनाए 20 साल पुराने जितने ऐसे स्थान, सब मलकियत का अधिकार उनको दे देना चाहिए। सब लोग बड़े खुश हैं इससे। ऐसे ही प्रॉपर्टी आईडी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये मामला पहले भी था, आज भी अभी है। तो इसको भी हम, ताकि हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी का एक निश्चित उसकी जानकारी उसको पास होनी चाहिए, क्लियर टाइटल होना चाहिए, किसी को बेचना है, किसी को खरीदना है। टैक्सेशन के हिसाब से भी हमारा रेवेन्यू उसके कारण से म्यूनिसिपैलिटीज का बहुत बड़ा है। तो ये एक बड़ी योजना हमने चलाई, जिसके लिए एनडीसी, एनओसी ये भी ऑनलाइन कर दिए सब, कि किसी को धक्का ना खाने पड़े। ई वे बिल योजना टैक्सेशन के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध हुई है। हमारा जीएसटी लगातार बढ़ रहा है और इसमें भी एक रिकॉर्ड अपने को सबको पता लगी गया होगा कि अमंग बिग स्टेट्स पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन वी आर द फर्स्ट वन। 34,000 के लगभग प्रति व्यक्ति कलेक्शन हमारे यहां जीएसटी की होती है और इतना किसी स्टेट में नहीं हो रहा। हमने नए विभागों का गठन किया, जैसे क्रिड का हमने किया,
जैसे एमएसएमई का किया, जैसे विदेश सहयोग विभाग किया, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल किया। एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए इसका कितना महत्व है। विदेश के साथ सीधा डील करने वाला अगेन हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट, वरना हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री सेंटर की है, वही विदेश का डील करती रही है। श्रीमती सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी, उन्होंने कहा मुझे कि हम लोग प्रदेशों से भी सीधा डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें, किसी चीज की इंपोर्ट की आवश्यकता है तो विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मैन पावर एम्प्लॉयमेंट, इसको भी हम कर सकते हैं। हमने अभी 10,000 लोग विदेशों में काम करने के लिए उनकी जरूरत है, उसके लिए विज्ञापन जारी किया HKRN के माध्यम से। उसका ऑर्डर जो है हमारे फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से मिला है। वेब हेरिटेज, भूमि रिकॉर्ड, डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इसको हमने किया है। डायल 112, किसी भी व्यक्ति को प्रदेश में कहीं भी किसी भी कोने में आवश्यकता पड़ने पर एवरेज 8 मिनट में और अपनी पुलिस की सहायता उसको पहुंच जाती है। 8 मिनट। हालांकि हमने इजराइल में देखा, शहर की बात मैंने वहां जो देखी है, तो वहां एक एम्बू बाइक नाम से कार्यक्रम का चलता है, तो विद इन 90 सेकेंड्स उनको सर्विस पहुंचती है। कोई आदमी फिसल भी गया और उसने मोबाइल पर ऐप दबा दिया तो विद इन 90 सेकेंड्स एम्बू बाइक वहां पर पहुंच जाती है उनको सहायता देने के लिए। और मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंख से देखा, हमारे कुछ अधिकारी भी साथ गए हुए थे। तो सेवाएं कैसे त्वरित तौर पर पहुंचाना, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बता रहा हूं। किसानों के लिए हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ऑनलाइन फर्द, मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई योजना, ई खरीद, ई पेमेंट, इतने सारे विषय कर दिए। हमारा किसान अब ई गवर्नेंस के माध्यम से अपने सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। और अब तो पीठ पर उसको कोई एक टैंकी छोटी डाल करके पंपिंग कर से स्प्रे करता था वो दवाई का, अब वो भी नहीं करने, उसको ड्रोन के माध्यम से उसको, और ये अवसर मिल रहा है। ये भी ई गवर्नेंस का एक हिस्सा है। ई भूमि पर हम जमीन खरीदते हैं, जो हमारा जमीन की एक्विजिशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, आज भी है वो, लेकिन उसके बावजूद हमने ई भूमि पर बहुत बड़ी संख्या में किसानों से जो भूमि ली है उसकी कोई समस्या अब आती नहीं है। ई नैम पोर्टल हमने बनाया, ऑटो अपील जिसकी चर्चा हो गई, खनन ठेकों की ई नीलामी, और एक कार्यक्रम जो भी चल रहा है वो है मिशन कर्मयोगी। अब ये मिशन कर्मयोगी हम सब कर्मचारियों के लिए है। बड़ी संख्या में हिप्पा के माध्यम से कार्यक्रम हो चुके हैं। हम सबको भी उसमें भाग, मैं ये नहीं कह रहा लेना चाहिए, बल्कि लेना है। हम सबको उसमें भाग लेना है, क्योंकि हम आखिर क्यों काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारे काम करने का तरीका क्या हो, आचरण क्या हो, जीवन में शुद्धता आखिर कर्मचारी अधिकारी के भी उसमें आनी चाहिए। केवल कर्मचारी अधिकारी नहीं, हमने नेताओं के भी ऐसे ट्रेनिंग कैंप करने शुरू किए हुए हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से। मोदी जी से एक बार किसी एक पत्रकार ने पूछा कि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जब वो बने नहीं थे, 2013 की बात है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा आपके सामने? उनका कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरी बिरादरी, उसकी छवि बड़ी धूमिल है, उस छवि को उज्जवल करना ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। अब हम समझ रखे हैं उनकी बिरादरी का मतलब क्या है। जाति की बात नहीं कही उन्होंने बिरादरी यानी जो नेताओं की बिरादरी है, इन नेताओं की बिरादरी की छवि को धूमिल हुई उसको ठीक करने का काम उन्होंने पकड़ लिया है। बहुत बड़े बड़े निर्णय वो ले जाते हैं, उसका असर बड़े बड़े लोगों पर भी पड़ता है। तो इस देश के समाज के जीवन को यदि शुद्ध करना है तो ये करना पड़ेगा। जो करना है उसके लिए हमने ठाना भी है, और जो ठाना है उसको हमने किया भी है। तो मित्रों, इन सब बातों को करने के लिए अब मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि इतना सब हमने किया, लेकिन करने के लिए दायरा बहुत बड़ा अभी बाकी है।
जिसको आज के दिन हमको स्मरण करना चाहिए। सुशासन दिवस केवल एक दिन के लिए हम इकट्ठे हुए ऐसा नहीं है, बल्कि यह संकल्प दिवस होना चाहिए कि आज के दिन हर बार हम विचार करें और वर्ष भर सुशासन के रास्ते पर चलें। एक दिन चल गए और उसके बाद इतिश्री हो गई, ऐसा नहीं। वर्ष भर हमको उसी हिसाब से चलना है और उसको चलने के लिए जो हमारे लिए अभी करना शेष है। मैं कभी कभी देखता हूं कोर्ट्स के लोग हैं हमारे, जो AAG यानी AG ऑफिस है, या जो नीचे प्रोसिक्यूशन के सारे सिस्टम जो मैंने देखे हैं, आज बड़ा देख करके हैरानी होती, पीड़ा होती है कि हरियाणा बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, लेकिन लाखों की संख्या में लिटिगेशंस ये कोर्ट्स में पेंडिंग पड़ी है। प्रश्न होता है कि लिटिगेशन होती क्यों है? या ठीक है, कुछ तो जो संबंधित पार्टीज होती हैं उनके अपने झगड़े होते हैं, उनकी अपनी मानसिकता होती है, उनका अपना स्वार्थ होता है, लालच होता है, ना समझी होती है, इस कारण से भी होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लिटिगेशन भी हैं सरकार जिसमें आ जाती है। एक पक्ष सरकार होता है, एक पक्ष जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है। सरकार की नीतियां, पॉलिसीज ये उसमें आड़े आती हैं। कभी कभी तो हम स्वयं जब उसके रिव्यू करते हैं तो मुझे तो कम से कम लगता है ये बात संबंधित आदमी की ठीक है, लेकिन हमारे कर्मचारी अधिकारी उस पर अड़ते हैं, और अड़ने का एक कारण कई बार लगता है डरते हैं कल को कोई बात मेरे ऊपर ना आ जाए। हाई कोर्ट ने को फैसला कर दिया, फैसला सरकार के विरोध में हो गया, विभाग के विरोध में हो गया। हमें लगता बात तो ठीक है, लेकिन नहीं मानेंगे। क्यों? अगर हम सुप्रीम कोर्ट में न गए तो कल को प्रश्न हो जाएगा आपने इसकी अपील क्यों नहीं की। जबकि हम मान रहे हैं कि कोर्ट ने ठीक फैसला किया है। किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी की, मैं उसको नासमझी नहीं कहूंगा, कई बार समझ अलग अलग हो जाती है, उसको व्याख्या करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसके कारण से हमें भी लगता है कि उस अधिकारी ने उस समय फैसला ठीक नहीं किया था। आज अगर कोर्ट ना कहा तो उसको मान जाए, नहीं जी नहीं, अपील तो करनी पड़ेगी। इसमें से बाहर निकलना चाहिए। अपने आप को कन्विंस करो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर लगता है इट इज राइट तो उसके लिए उस प्राइवेट पार्टी के साथ खड़ा होने में कोई आपत्ति नहीं है। हमको समाज की सेवा करनी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका। अपना वेस्टेड इंटरेस्ट कोई है तो बिगड़ सकता है। अगर हम लोकहित में कोई बात मान रहे हैं तो कतई किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस नाते से इस लिटिगेशन को, चाहे इसमें नियम, कानून, नीतियां कुछ भी हमको बदलना पड़े, समाज में भी एक चेतना जागृत करनी है। बहुत बड़े कार्यक्रम हम करते हैं जिसमें अपील भी करते हैं, जन जागरण भी करते हैं। हो सकता है वो चीज कानून से ठीक ना होनी हो। उदाहरण के लिए नशावृत्ति, व्यसन ये बढ़ता जा रहा है समाज में, क्या दंड दे के ठीक कर पाएंगे? इसकी कोई पॉलिसी बना सकते हैं? नहीं, जन जागरण ही करना पड़ेगा। और इसमें समाज के बाकी कुछ संस्थाओं का, एनजीओ का, संतों का, महात्माओं का, कुछ सोशल, रिलीजियस ऐसे लोगों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। वरना हम कहें कि तो सरकार का काम नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो सिस्टम पर भी पड़ते हैं। तो हमको सामाजिक जागरण ये भी करना होगा। एजुकेशन पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है, बहुत बड़े परिवर्तन है उसमें। शिक्षा विभाग के लोगों ने तो उसको पढ़ा ही होगा, लेकिन बाकी लोगों को भी उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि आखिर हमको समाज को किस दिशा में ले जाना है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, समाज के प्रति प्रेम, सेवा का भाव ये हमको पैदा करना होगा। कहीं नियम कानून नहीं बनने वाला इसका कोई भी, लेकिन संस्कार जो है वो हमारा अपना उसमें आए, बने। और एक अविश्वास की भावना ये बहुत बनी हुई है। सामने वाले ने कुछ कहा तो पहला नियम हमारा ये है कि इस पर विश्वास क्यों करूं। उसका अविश्वास करके उसकी बातों को काटना, ताकि वो जोर लगा करके मुझे कन्विंस तो करे। परस्पर
ध्यान करना चाहिए कि किसने कहा है। जिसने कहा है उसका मानस क्या है, उसका लेवल क्या है, उसकी हस्ती क्या है। कुछ के बारे में तुम कह ही सकते हैं कि ये जो कह रहा है ये ठीक ही कह रहा होगा। कुछ के बारे में धारणा जरूर बना सकते हैं कि इसका पास ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसकी हर बात को कहने पर अविश्वास मत करो। और यही व्यक्ति के जिसको कहना चाहिए उसकी एसेट है, यही उसकी लायबिलिटी है, यही उसकी अच्छाई है, यही उसकी बुराई है। ये व्यक्ति का सोच क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसको काम करने की पद्धति क्या है, उसकी धारणा क्या है। अच्छी है तो विश्वास करो, और कहीं गलत आदमी है तो उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। उसको अपने आप उसको तोलो, तब जाकर के आगे बढ़ पाएंगे। तो परस्पर विश्वास की बात जरूर हमको रखनी चाहिए। अंत में एक विषय अभी बैठे बैठे मुझे जो ध्यान में आया कि आज जैसा अंदर में घुसा तो कहा जी आज तो 25 दिसंबर है, आज तो गस्टेड हॉलीडे है, आज भी आपने इतने सारे लोगों को बुला लिया। तो मेरे मन में विचार है कि देखिए, काम करने के लिए कर्म ही पूजा है, इस नाते पर हम विश्वास करते हैं। दिन जो है काम करने के लिए बने हैं। शरीर थकता है, शरीर को आराम चाहिए, मस्तिष्क को आराम चाहिए। इसके लिए पहले तो एक छुट्टी होती थी रविवार की। कुछ समाजशास्त्रियों ने विचार किया होगा कि एक से काम नहीं चलता, 2 करने चाहिए। तो शनिवार रविवार 5 डेज ए वीक, शुरू में 5 डेज नहीं होता था, 6 डेज वीक होता था, 5 डेज ए वीक बन गया। तो बीच में ये जो बाकी छुट्टियां घुस गई, ये क्यों घुसी? किसी को हम गजेटेड हॉलीडे कहते हैं, किसी को हम रेस्ट्रिक्टेड कहते हैं। और इस बार के कैलेंडर में एक नया भी हमने चैप्टर जोड़ा है, विशिष्ट दिवस, तीसरा भी जोड़ दिया है। जुड़वाया मैं नहीं है। दिनों का महत्व कम नहीं होता, दिनों का महत्व ध्यान रखना ही चाहिए। आज दिन का महत्व क्या है, लेकिन वो दिन हमारे लिए क्या है, इसका जरूर विचार करें। अगर वो गस्टेड छुट्टी है तो किस बात को लेकर है? जिस बात को लेकर के है, हम वो सारा हमारे लिए व्यक्तिगत छुट्टी नहीं है। वो छुट्टी इसलिए है उस दिन हमको विशेष काम करना है। अगर 25 दिसंबर है, चाहे महापुरुषों के जन्मदिन के नाम से होगा, चाहे ईसा मसीह के जन्मदिन से नाम से होगा, लेकिन अब सुशासन दिवस के नाम से उसको दिया है, तो फिर सुशासन के आधार पे हमको घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे विचार उस दिन करना ही है। चाहे सामूहिक रूप से बैठे, चाहे नहीं करते हैं। हाँ, वैकल्पिक छुट्टी, क्योंकि बहुत समाज में अलग अलग वर्ग होने के नाते कुछ आस्थाएं अलग अलग वर्गों की हैं, वो शायद सारे समाज की नहीं है। उनके लिए छुट्टी का मतलब उनके लिए भी वही है कि अपनी जो आस्था है, उनका जो कोई महापुरुष है उसका जन्मदिन है, तो वो अपने समाज को इकट्ठा करके उसके ऊपर कोई कार्यक्रम करें, विचार करें, शिक्षा उनको आगे प्रसारित करें। हमने एक नई योजना भी बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, सम्मान योजना, और पिछले 4-5 वर्षों में जब से लागू किया है, बहुत चीजें हम, बहुत कार्यक्रम कर चुके हैं। तो उस दिन भी वही करें। तय किया है कि पहले 2 छुट्टियां होती थी वैकल्पिक, और उसमें 3 छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि गजटेड छुट्टियां कम करके वैकल्पिक बढ़ाने का भी कार्यक्रम हमने पीछे किया है। अभी जो विशेष दिवस है, इसमें भी कितने बड़े समाज के साथ जुड़ा हुआ वो दिन है, हम उनको भी वैकल्पिक में अगर जोड़ें तो जोड़ सकते हैं, आपत्ति नहीं है। कारण क्या कि वैकल्पिक तो समाज ने, अब लोगों ने, कर्मचारियों ने अपने उस दिन को एक विशेष छुट्टी लेनी है, कुल मिलाकर के छुट्टियां तो उसकी 3 ही रहने वाली है। अगर ये वैकल्पिक हमारी 20 है, 20 में से 3 लेनी है, वो 25 हो जाए तब भी 3 लेनी है, वो 30 हो जाए तब भी 3 लेनी है। इसलिए अगर कोई समाज के प्रमुख लोग जो विशिष्ट दिवस हमने माने हैं, उस विशिष्ट दिवस को वैकल्पिक छुट्टी के रूप में जुड़वाना चाहे तो कोई आपत्ति हमको नहीं है। वो तो 3 छुट्टियां वैसे भी अपने हिसाब से ले ही सकता है। तो कुल मिलाकर मित्रों, आज का ये दिन एक समभाव के नाते से विचार करते हुए अपने प्रदेश के सब लोगों को राहत मिले, विशेष तौर पर जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसकी तरफ हम ध्यान करें,
सब योजनाओं में उसको कैसे हम सुविधा पहुंचा सकते हैं, हमारा समाज कैसे सुखी हो सकता है, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ सकता है, सामूहिक रूप से विचार करेंगे। जनता भी इसमें सहयोग कर रही है और जनता के जिन लोगों को इस सुशासन के नाते से जितने हमारे कार्यक्रम बने उसका लाभ हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत ही उनको शुभकामना देता हूं। और हमने जो पोर्टल आज लागू किया अभी जन सहायक, ऐसे सब जितने प्रकार के पोर्टल हैं वो एक गेटवे ऑफ हरियाणा सर्विसेज, गेटवे ऑफ ऑल सर्विसेज ऑफ हरियाणा, ये एक प्रकार से मान करके उसका लाभ वो दिलाएं। आगे चल करके हम ये भी करने वाले हैं कि किस परिवार के उत्थान के लिए कौन सी योजनाएं लाभकारी हो सकती हैं। खास करके गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाओं का लाभ उनको पहले मिले। ऐसा नहीं कि गरीब और अमीर का मैं कोई भेदभाव कर रहा हूं, मेरे लिए समाज के नाते सब बराबर हैं। मैंने अपने आवास का नाम रखा है संत कबीर कुटीर, और कबीर जी का वो दोहा मैं कभी कोई स्मरण कर लेता हूं, कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से। इंट्रोड्यूसिंग को मनाया गया था पहला सुशासन दिवस, 9 सालों से मना रही है हरियाणा सरकार सुशासन दिवस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, इसके साथ ही अन्य तमाम बातें उन्होंने कही। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने नमन किया, उनको नमन किया, उनको याद किया। पूरे देश को एक करने पर वाजपेयी जी ने काम किया है। उनको याद करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, वाजपेयी जी ने देश की नदियों को जोड़ने का भी काम किया है। हमने पहला सुशासन दिवस मनाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम नमन करते हैं। पूरे देश को एक करने पर वाजपेयी जी ने काम किया है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही। वाजपेयी जी ने देश की नदियों को जोड़ने का काम किया है। हमने पहला सुशासन दिवस पंचकूला में मनाया था और आज हम सुशासन दिवस मना रहे हैं। पहले दिवस को हमने इच्छा शक्ति का नाम दिया था। सीएम विंडो से हमने शिकायतों का निपटारा किया है। देखिए, जो काम सरकार की तरफ से कराए गए हैं उसकी भी जानकारी उन्होंने दी। सीएम ने कहा, हमने बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं, हमने बहुत अच्छी जगह पर राज्य को पहुंचाया है। अटल जी ऐसे पीएम जिन्होंने सुशासन की नींव रखी थी। अटल जी ने बड़ी समस्याओं को भी हल करके दिखाया है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज जिस तरह से सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये तमाम बातें उन्होंने कही। सरकार की तरफ से जो बदलाव लाया गया है राज्य के अंदर, उसका भी जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर नजर आए। और भ्रष्टाचार का प्रभाव छोटे व्यक्तियों पर पड़ता है। हरियाणा में बहुत सी चीजें हमने बदली हैं, भ्रष्टाचार पर भी हमने लगाम लगाई है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा, समस्या का समाधान निकालना हमारा काम है। हम जन सेवा योजना चला रहे हैं जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। आज जो स्वर्णिम चतुर्भुज की चर्चा होती है सड़कों की, कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगोनली भी गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए, तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। कहीं ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं, वर्षा में बाढ़ आ जाती है और उसी समय में देश के कुछ इलाके जिसमें सूखा पड़ रहा होता है, तो पानी एक तरफ विनाश कर रहा है, एक तरफ पानी की कमी के कारण से हम समस्या को झेल रहे हैं, तो क्यों नहीं देश की नदियों को जोड़ा जाए। ये कार्यक्रम भी उस समय की कल्पना है। तो देश के प्रधानमंत्री के नाते से उनका जो सोच, देश की एकता, अखंडता, देश की सामान्य समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का एक हिस्सा रहा है। उनका भी जन्मदिन आज उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को सुशासन का नाम देकर और सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जाए, ये बहुत बड़ी पहल की। हमने भी जब सबसे पहला सुशासन दिवस मनाया था, यही पंचकुला में मनाया था। और देखिए,
इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे गुलशन का रुख करेंगे। गुलशन, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिस तरह से सुशासन दिवस आज मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी हमने सुना, अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने याद किया और क्या कुछ कहते सीएम इस दौरान नजर आए। साथ ही ये भी बताइए क्या कुछ खास कार्यक्रम में देखने को मिला है। देखिए सृष्टि, बिल्कुल आज 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर को हरियाणा सरकार पिछले 9 साल से सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। और तो हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर 2014 से इसकी शुरुआत की थी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने याद किया और उन्होंने ये भी कहा कि देश में अगर सुशासन की नींव डाली है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डाली है। और वाजपेयी जी के बारे में ये भी कहा कि देश की एकता, अखंडता और समस्याओं को हल करना वाजपेयी जी का मुख्य उद्देश्य रहा। चाहे वो देश की गतियों को जोड़ने की बात हो, देश की नदियों को जोड़ने की बात हो, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी शुरुआत की है। हालांकि सुशासन दिवस के अवसर पर ही हरियाणा सरकार ने सीएम विंडो की भी शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कहते नजर आए 11.5 लाख जो शिकायतें हैं वो अब तक सीएम विंडो पर आ चुकी है। यदि हम इस तरह की सीएम विंडो की शुरुआत नहीं करते तो लोग अपनी शिकायतों के लिए विभागों में जो है भटकते रहते। और जैसे ही सीएम विंडो की शुरुआत की तो लोगों की शिकायतों को हमने सुना और उन्हें तुरंत उनका समाधान किया। हालांकि इस दौरान आज सृष्टि की आंगनवाड़ी वर्करों को आज मोबाइल फोन भी जो है गिफ्ट दिए गए हैं ताकि वो भी अब ऑनलाइन के माध्यम से अपना सारा काम जो है वो कर सकें। हाँ। चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, सुपरवाइजर हो, तमाम उनको आज मोबाइल गिफ्ट भी किए गए हैं। हाँ। और साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जो ये भी कहा है कि जो अब तक सुशासन दिवस में सुशासन जो मन रहा है, लेकिन उस सुशासन में हमें सुधार लाने में जितना समय लगेगा ये हमारी गति पर निर्भर करता है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को आज दिशा निर्देश भी दिए हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों की गति बढ़ रही है, लेकिन हम सुशासन लाने का प्रयास कर रहे हैं और ये परिवर्तन का प्रयास है, इसलिए ये सफल होगा। और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि आप समय पर जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गरीब जनता के लिए योजनाएं हैं, उन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए मदद करें। और पर्ची खर्ची के खेल को लेकर के भी कहा कि आपने देखा कि आज पर्ची खर्ची का खेल जो है वो नहीं चलता है, मेरिट के आधार पर भर्तियां होती है। और भ्रष्टाचार को लेकर जो मुख्यमंत्री लगातार कहते रहते हैं कि भ्रष्टाचार के नाम पर जो कैंसर लगा हुआ है उसे जड़ से हमें खत्म करना है, इसलिए हमने ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस पर जो है हम काम कर रहे हैं और इसलिए हरियाणा में हमने बहुत सी चीजों को बदला है। हाँ। एक बात और यहाँ सृष्टि ये कहा है कि मेरा तेरा, अगर इस सोच के साथ अधिकारी और हम जनता की सेवा जनता की सेवा करेंगे तो फिर ऐसे काम नहीं होगा। हाँ। इसलिए अधिकारियों को समझना होगा कि ठीक है, 2,80,00,000 लोग हमारा परिवार है और इस सोच के साथ सभी अधिकारियों को काम करना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री सभी योजनाओं का भी जिक्र करते हुए नजर आए। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने सुना और जिस तरह से मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर तमाम जानकारी दे रहे थे, जो बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनका भी जिक्र करते ही सीएम यहां पर साथ में नजर आए। उनके साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।